So today we will prepare the master chart that how to compute the capital gain. लेकिन उससे पहले मैं रिव्यू करना चाहता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन कर ली है। तो जैसा हमने डिस्कस कर लिया था कि ये हमारा जो कैपिटल गेन का जो चैप्टर है वो सेक्शन 45 से लेकर के 55 तक ये फोर्थ हेड ऑफ द इनकम होता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करते हैं, जिसके लिए मुझे एसेट नहीं कैपिटल एसेट की जरूरत होती है, मुझे सेल नहीं मुझे ट्रांसफर की जरूरत होती है, और किस ईयर में वो टैक्सेबल किस ईयर में टैक्सेबल होगा। फिर हमने चार्जिंग सेक्शन की बात करी थी सेक्शन 45 के अंदर कि कैपिटल गेन के रूम में जाने के लिए सेक्शन 45 के अंदर बाहर जो है वो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 जो है वो एंट्री पे बैठा है, और वो एंट्री तभी देगा अगर कंडीशंस फुलफिल होती हैं। और उसके बाद फिर हमने कंडीशंस डिस्कस करी थी कि जो गेन है दैट शुड अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट, और जो एसेट है वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। तो वहां पे फिर हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल एसेट्स जितनी भी एसेट्स हैं वो कैपिटल एसेट्स होती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो कैपिटल एसेट्स होती हैं, चार को छोड़ करके, जिसमें स्टॉक इन ट्रेड था, पर्सनल इफेक्ट्स थे आपके पास, डीपी साज को छोड़ करके, और रूरल एग्रीकल्चर, लैंड इन इंडिया और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स की हमने जो है वो बात करी थी। फिर उसके बाद हमने बात करी थी ट्रांसफर, क्योंकि सेल नहीं हमें ट्रांसफर की जरूरत है, और जो ट्रांसफर था वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अंडर जो था वो डिस्कस किया था कि ट्रांसफर, क्योंकि वो इंक्लूसिव डेफिनेशन थी, लेकिन फिर भी हमने बात करी थी आपसे कि दिस इज अ ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड ट्रांसफर बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। फिर हमने कुछ बात करी थी आपसे कि सेक्शन 47 के अंदर देयर आर सर्टन ट्रांजेक्शन विच आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट जो थे वो थोड़े से जो हमें रिक्वायरमेंट थी कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए उसकी थी। अब हमारे पास क्या है कि जो टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स हैं वो एक तरह से हमने जो टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन राइज होता है कि हम कैपिटल गेन्स को कैटेगराइज क्यों करते हैं, क्यों इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे हम दूसरे हेड्स थे वहां पे तो हमने कभी कैटेगराइजेशन नहीं करी, लेकिन मैं इसलिए आपको बता देता हूं कि हम यहां पे जो कैपिटल गेन्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। सर ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्यों करते हैं? बिकॉज इसकी जो कंप्यूटेशन है जो तभी तो आज हम पहले आपको ये बताएंगे, मास्टर चार्ट बनाएंगे, और मास्टर चार्ट के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कि और आप मास्टर चार्ट में देखेंगे कि जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कंप्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए मेथड कुछ अलग है, और लॉन्ग टर्म के लिए जो था वो भी उसके लिए जो मेथड अलग है, इसलिए हमें कैटेगराइजेशन करने की जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वी हैव टू गो फॉर द कैटेगराइजेशन। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि हमें कंप्यूटेशन और जो टैक्सेशन है, यानी कि कंप्यूट कैसे करना है, और उसके ऊपर जो टैक्सेशन है, उसके ऊपर जो टैक्स के रेट्स हैं वो भी डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है तो नेचुरली अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए टैक्सेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जब रेट्स अलग हैं तो नेचुरली कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन का प्रोसेस भी अलग से होगा। ओके, तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो अलग किया गया, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ये जो अलग किया गया, ये क्यों किया गया। मैं थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री बताऊं तो हम जब 1991 के जब हम लिबरलाइजेशन थी, और उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह थे, तो उस टाइम जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, और उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए, और स्टेबिलिटी तभी आती है कि जब हम जनरली क्या करते हैं कि गुड्स एसेट्स को खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, और स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए ही उन्होंने जो था ये जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं उन कैपिटल एसेट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया। सर ये कैटेगरीज में बांटने का जो लॉजिक था वो क्या था? अब देखिए कि इसके पीछे का जो लॉजिक था वो था स्टेबिलिटी लाना।
तो स्टेबिलिटी लाने के लिए उन्होंने एक तरह से, मैं आपको इसका लॉजिक अगर मैं बताऊं तो उन्होंने कहा, अब मान लीजिए कि ये है मिस्टर एक्स, वो क्या करता है कि पहले बाय करता है, फिर उसके बाद सेल करता है, बाय करता है और सेल करता है। तो बताइए स्टेबिलिटी कहां से आएगी? ओके, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये एक मिस्टर वाई है। अब उन्होंने एक ऑप्शन दी, पब्लिक ऑप्शन दी कि देखिए, अगर आप एक आइटम जो है, मान लीजिए कि 1,000 रुपए की आइटम खरीदते हैं और उसके बाद उसको बेच देते हैं, जैसे मान लीजिए कि जी आपने 1,050 रुपए में, फिर आपने उसी तरह से 1,050 में खरीद करके 1100 में खरीद करके इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे लूंगा टैक्स। उन्होंने कहा दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी पार्टिकुलर एसेट को आज खरीदते हो और कुछ टाइम के पीरियड के लिए, जैसे मान लिया उन्होंने कहा कि 1,000 रुपए में आपने एसेट खरीदी और कम से कम मान लीजिए कि 3 साल आपने रखी, और 3 साल रखने के बाद मान लीजिए उसको आपने 2,500 में सेल कर दिया, तो ये जो 1,500 रुपए का जो आपका कैपिटल गेन है, वो कहता है मैं इसके ऊपर टैक्स नहीं लूंगा। आप हैरान हो गए कि अच्छा, 1,500 रुपए का मुझे गेन हो रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं टैक्स नहीं लूंगा? कहता हाँ। और इधर आप क्या कर रहे हैं कि अभी जो है 1 महीने पहले खरीदा, फिर बेच दिया, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, और आप इसके ऊपर बोल रहे हैं कि मैं टैक्स लूंगा? बिल्कुल, उसने कहा कि हाँ। तो अब इसमें क्या है कि जब मैं आइटम खरीदूंगा, उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखूंगा और फिर मैं इकोनॉमी में जाऊंगा, तो मेरी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उन्होंने कहा स्टेबिलिटी लाने के लिए आप भी, जो मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा, आप भी उसको प्रेफर करोगे। तो जब लोगों को यह पता चला कि अच्छा, 3 साल तक अगर मैं अपने पास रखूं फिर उसके बाद बेचूं और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो मैं तो भाई लंबे टाइम पीरियड के लिए रखूंगा। तो बस वहीं से जो है ये कंसेप्ट आ गया था कि कुछ टाइम पीरियड दे दिया गया, कि इसलिए कैटेगराइजेशन कर दी गई कि भाई मिस्टर एक्स बोल, तू जल्दी जल्दी खरीदना बेचना चाहता है तो उसके लिए मैं तेरे को शॉर्ट टर्म बोल लूंगा, और इसको लिए बोल लूंगा मैं लॉन्ग टर्म बोल लूंगा। तो मैं शॉर्ट टर्म के ऊपर कैपिटल के जो टैक्स के रेट है वो अलग रखूंगा, और जो लॉन्ग टर्म के हैं उसके टैक्स के रेट्स अलग रखूंगा। हो सकता है मैं इसके ऊपर टैक्स ना भी ना लूं। यहां तक आपको लॉजिक क्लियर हो गया? इसलिए इसके जो कंप्यूट करते हैं उसका मेथड भी अलग है, और इसका जो टैक्सेशन के रेट हैं वो भी अलग है, और जो टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए और कि इसके ऊपर टैक्स लिया जाए या नहीं लिया जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एसेट्स में कैटेगराइजेशन करते हैं। पॉइंट क्लियर है? इसलिए हम क्या करते हैं, तो अब मुझे लगता है लॉजिक क्लियर हो गया कि व्हाई वी डू द कैटेगराइजेशन। हम इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्यों बांट देते हैं? बिकॉज कंप्यूटेशन एज वेल एज टैक्सेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल। ठीक है जी, ओके सर, ये तो लॉजिक अब हम क्लियर हो गया है। तो अब ये बताइए कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है क्या चीज है? देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो कैपिटल गेन जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसको हम STCG भी बोलते हैं और इसको हम LTCG भी बोलते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो लॉस हो। ओके सर, ये होता कैसे? देखो, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिटल एसेट की कैटेगरी बनानी पड़ेगी। कैसे? अगर कोई एसेट ऐसी होगी जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोल लेंगे, मैं STCA लिख दिया मैंने, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म, लिख देता हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है जी। दूसरी है मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जिसको मैंने लिखा है LTCA। जब मेरे पास कैपिटल एसेट, जब मैं कैपिटल एसेट को ही कैटेगराइज कर दूंगा कि ये मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, ये मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। जब मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करूंगा तो उसके ऊपर मुझे क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉस होगा, जो भी होगा। और अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करूंगा तो मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉस होगा। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
प्योरली किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल एसेट की कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो कैपिटल एसेट है ये शॉर्ट टर्म है या ये जो कैपिटल एसेट है ये लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है तो इसको ट्रांसफर करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉजिक क्लियर हो गया, इसलिए एरो बन गया कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करूंगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी तो उसको ट्रांसफर करूंगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस होगा। अब मैं सेल नहीं बोल रहा हूं, मैं ट्रांसफर वर्ड बोल रहा हूं, इसलिए इसको हाईलाइट किया है क्योंकि अब आपको पता है कि ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर का मतलब सेल भी होता है, ट्रांसफर का मतलब एक्सचेंज भी होता है, ट्रांसफर का मतलब रिलिक्विशमेंट भी होता है, ट्रांसफर का मतलब एक्सटिंग्विशमेंट भी होता है, ट्रांसफर का मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन भी होता है, ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी होता है। इसके अंदर जो है जितनी भी हमने बातें करी हैं वो सारी के सारी जो है ट्रांसफर में इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें इधर नहीं जाना पड़ेगा, हमें सीधा हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नहीं जा सकते, हमें पहले किसका पता करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का कि क्या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या नहीं है, या मतलब जो कैपिटल एसेट है आपकी वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इसके ऊपर आपको पहले डिटरमाइन करना है। ओके, सो हाउ टू डिटरमाइन इफ ए कैपिटल एसेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो हम कहता क्या कैपिटल एसेट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। ओके, तो देखिए जी, अब हमने कहा तो मैं सीधा जा रहा हूं अब कैपिटल गेन। क्या मतलब हुआ, कैपिटल गेन होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए अगर आपने किसी कैपिटल एसेट को, किसको जी, किसी भी कैपिटल एसेट को, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पीओएच। पीओएच का मतलब है पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है जी, दिस इज नोन एज पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो क्या मतलब हुआ, कैपिटल गेन कब होगा, कैपिटल गेन के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, जब कोई भी एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कि अपने पास आपने खरीदने के बाद अपने पास उसको कितनी देर अपने पास रखा, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर आपने किसी भी कैपिटल एसेट को पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू या तो 12 मंथ्स या 24 मंथ्स या फिर 36 मंथ यहां तक रखा या इससे कम पीरियड के लिए अपने पास रखा, तो उसको एसेट को ट्रांसफर करके जो भी कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या है, पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स। सर आप ये बताओ 12 महीने लेने, 24 लेने, 36 महीने, अरे भाई ऑब्लिक लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, यही तो कंफ्यूजन है। कई जगह पे आपको 12 महीने लगेंगे, कुछ एसेट्स में 12 महीने, कुछ एसेट्स में 24 और कुछ एसेट्स में 36। तो वो कौन सी एसेट, आप पेशेंस रखिए, सब क्लियर हो जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उसका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, अगर आप 12 महीने अपने पास रखने के उससे एक दिन भी ज्यादा, 24 महीने से एक दिन भी ज्यादा, 36 मंथ्स अपने पास रखने के बाद एक महीने ज्यादा, तो इसका तभी आपने लिखा एक्सीड। तो एक भी दिन अगर एक्सीड कर गया तो उसको मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और उसको ट्रांसफर करके आप अगर कोई भी गेन होता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल देंगे। तो सिंपल सी बात है कि द पीरियड ऑफ द होल्डिंग ऑफ द कैपिटल एसेट जो है, यानी कि कैपिटल एसेट का जो कैपिटल गेन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो आप बताइए कि पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है किसके लिए क्या होगा। देखो मोटे तौर पे भी बताऊंगा, पहले मैं बिल्कुल कंसेप्ट में डिटेल में बात करूंगा आपसे। आपने ये पढ़ा होगा शेयर्स तो पढ़े हैं, लेकिन लिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं। सर लिस्टेड शेयर्स होते हैं ऐसे शेयर्स जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जिनकी लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग का मतलब होता है रजिस्टर्ड होना। रजिस्टर्ड होने से क्या मतलब होता है सर, रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि उसकी उस स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग और सेलिंग होती हो। जो शेयर्स लिस्टेड नहीं होते उनकी बाइंग और सेलिंग नहीं होती, उनको हम अनलिस्टेड बोलते हैं।
सर अब पता चल गया कि लिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं। तो कुछ एक ऐसी कंपनीज जिसके शेयर्स, अब मेन जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो कौन सी हैं सर? एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें मेजर बिजनेस होता है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं, नियरली 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। तो उनमें से लेकिन मोस्टली आजकल जो है वो कहाँ लिस्टेड होते हैं? एनएससी और बीएससी, क्योंकि अब ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई है और मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो एनएससी कर रही है और थोड़ा सा बिजनेस बीएससी कर रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स का नाम होता है इंडेक्स का नाम है निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। बस इतना सा डिफरेंस है। तो अब ये पता लग गया आपको कि लिस्टेड शेयर्स होने चाहिए। दूसरा, लिस्टेड डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। जरा कंफ्यूजन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लिस्टेड डिवेंचर इसका मतलब ये भी हमारे पास मनी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज की मनी मार्केट में क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड होने चाहिए, लिस्टेड होने चाहिए। जो लिस्टेड होते हैं उन्हीं की बाइंग सेलिंग होती है, बाकियों की नहीं होती। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ये सर क्या होते हैं? देखो, म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड्स क्या चीज होती है? म्यूचुअल फंड्स होता है कि जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, ए है, वो कहाँ जाना चाहते हैं? वो कहते हैं जी मैंने ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना है। अब एक्स बोलता है मेरे पास तो 100 रुपए है, और उधर सपने किसके देख रहा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाने के लिए। तो कैसे पॉसिबल होगा? तो लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू ऐसा है, अब एक्स के पास ना तो नॉलेज है, ना उसके पास फैसिलिटीज है, ना उसके पास पैसा है, और सपने देख रहा है कि मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या है? म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब म्यूचुअल फंड में एक एजेंसी होगी, वो क्या करेगी? इससे भी पैसा लेगी, इससे भी लेगी, इससे भी लेगी, इससे भी लेगी, सबसे पैसा इकट्ठा करेगी और अपना एक पोर्टफोलियो मैनेजर अपॉइंट करेगी। सारी फैसिलिटीज जो आपके बिहाफ के ऊपर आपसे सोचेगा और फर्दर जाकर के वो पैसा लगाएगा यहां पे। आपकी जो जैसा आप चाहते हैं वैसे वो यहां पे लगाएगा, और यहां से जो आपको रिटर्न मिलेगी कुछ अपने पास रखेगा जो चार्जेस हैं, और बाकी उसका जो रिटर्न है वो आपको दे देगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। लेकिन अब यहां पे क्या है? ये जो EOMF है उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए अब आपने बोला कि ये लो जी मेरा 100 रुपीज, लेकिन ध्यान रखना ये है म्यूचुअल फंड की कंपनी। आपने बोला कि देखो मैंने क्या करना है, 65% जो है मेरा इक्विटी में लगाओ, शेयर्स में लगाओ, और 35% आप डेट में लगाओ, FD वगैरह में लगा दो। अब कुछ एक ऐसे होंगे वो बोलेंगे वो बोलेंगे जी 80% मेरा इक्विटी में लगाओ और 20% जो है डेट में लगाओ। कुछ लोग ऐसे होंगे वो बोलेंगे 100%, तू 100% मेरा इक्विटी में लगा दे और 0 डेट में लगा दे। कुछ ऐसे होंगे 100 में से कि जी 50% इक्विटी में लगा, 50% डेट में लगा। कुछ ऐसे बुजुर्ग होंगे वो बोलेंगे इसमें भाई 35 लगा और इसमें 65 लगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। कुछ ये बोलेंगे देख भाई यहाँ पे तू सीधा ही ना 100% यहां लगा, तो जरूरी है यहां आ जाना, तब तो आप FD करा लो वहां पे। तो ये क्या है? ये रेशियोज है। तो रेशियोज में इक्विटी, और मैं आपको बता दूं कि जितने आप यंग होते हैं उतना ज्यादा पैसा किस में लगाना चाहिए? इक्विटी में, डेट में कम। जितने आपकी उम्र बढ़ती रहती है, एज बढ़ती रहती है, उतना आपका डेट में लगाना चाहिए, इक्विटी में कम लगाना चाहिए। क्योंकि इक्विटी में पैसा लगा के आपको लॉन्ग रन के लिए फायदा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो यंग एज में अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आपने ये देखना है कि इक्विटी। तो यहां पे भी कौन से यूनिट्स? अब यहां पे अब आपको म्यूचुअल फंड वाले यूनिट्स देते हैं। 100 रुपए का यूनिट्स, अब शेयर थोड़ी दे देगा 100 रुपए का कोई। तो जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसका यूनिट्स, लेकिन वो अभी यूनिट्स कौन सी ऑप्शन में उसने बोला ये बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें 65% से ज्यादा का पैसा जो है वो इक्विटी में लगता है। ऐसी स्कीम अगर आपने परचेज की है और उस स्कीम का यूनिट अगर आपको मिला है तो उसको बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। क्या बोलते हैं जी? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ध्यान रखना जरा। तो ऐसे यूनिट्स जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। यूनिट्स ऑफ यूटीआई, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये सरकार का म्यूचुअल फंड जो है उसको हम यूटीआई बोलते हैं। अब मैं बहुत लंबी स्टोरी है, क्योंकि सबसे पहले जब इंडिया में म्यूचुअल फंड्स आए थे तो 64 में आए थे, यूनिट 64 बोला था। तो आप सिंपल सी बात बोलीजिए कि ये सरकार का है म्यूचुअल फंड। और जीरो कूपन बॉन्ड मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 0 होता है। तो फिर कमाई कैसे होती है? 90 में खरीद करके 100 आपको मैच्योरिटी पे मिलते हैं, तो 10 रुपए आपका गेन हो जाता है।
तो अगर आपके पास ऐसी ये वाली एसेट्स हैं तो इन एसेट्स को के लिए टाइम पीरियड कितना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, 12 मंथ्स। अगर आप 12 महीने और 12 महीने से कम अपने पास रखते हैं तो इसको मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो मैंने क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल इफ हेल्ड फॉर इक्वल टू और लेस देन 12 मंथ्स, इक्वल टू और लेस देन 12 मंथ्स, तो उसको क्या बोलेंगे जी हम, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और दूसरी है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इसका मतलब है इफ हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से अगर ज्यादा रखते हैं, अपने पास रखते हैं, फिर आप ट्रांसफर करते हैं, चाहे बेचते हैं, जो भी करते हैं, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल है। तो इसके लिए क्या हुआ, 12 मंथ्स। हाँ जी, क्लियर हो गया जी, 12 मंथ्स मैंने कहा लिखा, ओके। अच्छा, उसके बाद आ जाओ दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या आई, अनलिस्टेड शेयर्स। सर वो कौन से हुए, अरे भाई इसके अलावा लिस्टेड शेयर यहां जाएंगे, अनलिस्टेड शेयर यहां आएंगे, यानी कि ऐसी कंपनी जिसके शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, जिनकी ट्रेडिंग नहीं होती, उसमें कंपनी ही कई बार बाईबैक वगैरह करती है। तो मैं अब इसको मैं सीधा मैं फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं बोल सकता, नहीं तो मैं पहले हम बोलते थे कि जी फाइनेंशियल एसेट्स के लिए 12 महीने, लेकिन मैं आपको बता देता हूं फाइनेंशियल एसेट्स किसको छोड़ करके, अनलिस्टेड शेयर्स को छोड़ करके, या अनलिस्टेड सिक्योरिटी, क्योंकि अब यहां नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं लेकिन थोड़ा सा इतना सा रखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एसेट्स जो हैं यहां पे फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अच्छा, अनलिस्टेड शेयर्स, अगर आपके पास जो कैपिटल एसेट है वो लैंड है, अगर कैपिटल एसेट आपके पास बिल्डिंग है, तो उसमें जो टाइम पीरियड है वो 24 मंथ्स है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ हेल्ड फॉर इक्वल टू और लेस देन 24 मंथ्स, तो यहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, 24 महीने। 2 साल आप अपने पास रखो और या 2 साल उससे कम रखोगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी और उसके बाद आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन अगर आप 24 महीने के एक दिन भी ज्यादा अपने पास रख करके उसको ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर होगी वो एसेट कौन सी मानी जाएगी, लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर उसके ऊपर ट्रांसफर करके आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा। सर ये भी बात समझ आ गई, ओके। अब उसके बाद आ गई मेरी थर्ड कैटेगरी, ठीक है जी, ये थर्ड कैटेगरी अनलिस्टेड शेयर्स अदर देन शेयर्स। लो जी, इसका मतलब है अनलिस्टेड शेयर्स अदर देन शेयर्स में कौन आ गया, अनलिस्टेड डिवेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड्स, ठीक है, ये आ गई हमारी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स। अब देखो, अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो किसमें गए, 24 में, और अगर अनलिस्टेड डिवेंचर्स और बॉन्ड्स हैं तो कहां चले गए, 36 महीने में, है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन बस। तो इसलिए मैं इनको फाइनेंशियल एसेट्स नहीं बोलता, क्यों, फाइनेंशियल एसेट्स में ये भी आनी थी, ये भी आनी थी और ये भी आनी थी। तो अनलिस्टेड शेयर्स, देखो अनलिस्टेड शेयर्स कहां आ गए, 24, और इसके साथ अनलिस्टेड लग गया तो कहां आ गए, कहां पे आ गए, यहां आ गए, 36 मंथ्स में आ गए। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड्स। सर ये क्या आ गया, ये भी फाइनेंशियल एसेट, कौन सी, ये क्या बताया था मैंने, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये कौन से हैं, यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड। अब डेट ओरिएंटेड फंड में क्या हुआ, ये बताओ, जो बता रहा था मैं, डेट में मतलब है कि जिसके पास इक्विटी में 65% से नीचे वाले होंगे। इक्विटी में क्या माना जाएगा, डेट, 60-40 क्या माना जाएगा, डेट, ठीक है, क्योंकि इक्विटी में 65% से ज्यादा और 65% से नीचे, 65% से ज्यादा हो गए, ठीक है, तो वो क्या माना जाता है, अभी पढ़ा सर हमने, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और जिसमें रेशियो जो है वो 65% से कम है उसको माना जाएगा डेट ओरिएंटेड फंड्स। लो जी, कंफ्यूजन खत्म। अब देखो यहां पे लिस्टेड शेयर अनलिस्टेड शेयर, यहां पे लिस्टेड डिवेंचर यहां पे, लेकिन अनलिस्टेड डिवेंचर्स जो है वो यहां पे आ गए। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यहां पे, लेकिन यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड्स यहां पे आएंगे, वो 36 महीने में चले जाएंगे। और इसके अलावा जो भी कैपिटल एसेट्स बच गई उनको मैं बोलूंगा अदर कैपिटल एसेट्स, वो किसमें चले जाएंगे, 36 मंथ्स में। क्लियर है जी, ओके। सो इट मीन्स नाउ हियर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इफ हेल्ड फॉर लेस देन और इक्वल टू 36 मंथ्स, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है जी, 36 मंथ्स। अगर इससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और अगर इससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सर अब हमें पता चल गया कि 12, 24 और 36, देखो ये आएगा तो प्रैक्टिस है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके पास कैपिटल एसेट आई उसको देखो 12 में आ रही है,
यहां नहीं आ रही है तो इसका मतलब यहां होगी। अब इसमें देखो यहां भी नहीं आ रही है, इसका मतलब कहां गई, बस यहां आ जाएगी। तो जो कहीं नहीं मिलेगी वो कहां मिलेगी, 36 मंथ्स में। जो कहीं भी फॉल नहीं करेगी वो 36 में। अब बताओ जरा, मशीनरी है सर, मशीनरी यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, वो कहां चली गई, 36 मंथ्स में चली गई। ठीक है जी, तो ये भी कहां चली गई, 36 मंथ्स में चलेगी। तो इस तरह से क्या है कि मेरे पास जो है वो कैटेगराइज हो गया। तो अब मुझे लगता है ये चार्ट आपको समझ आ गया। तो कैपिटल गेन इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें आपकी एसेट कौन सी होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो होगी जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है अप टू है, या तो 12, 24, 36 और या उससे कम। और जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है 12, 24 और 36 से ज्यादा होगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और उसको ट्रांसफर करके आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा। सर अब हमें ये बात समझ आ गई है कि ये होता क्या है। अब अगर ये आपको समझ आ गया तो आज फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मास्टर चार्ट, हाउ वी कंप्यूट। अब यही से हमारा जो चैप्टर है वो आगे वाली प्लानिंग जो है हमारी, और यही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सेक्शन 48, दिस इज द चार्ट, मास्टर चार्ट रादर। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला जो स्टेप है वो क्या स्टेप है सर, फुल वैल्यू। ये पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, कंप्यूटेशन। स्टेप्स एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटेशन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो अब हम शॉर्ट टर्म, आपको पता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो स्टेप फॉलो करने हैं उसको मैंने राइट किया है, और जिसको नहीं करना है उसको हमने क्रॉस किया हुआ है। और बस यही प्रोसेस मैंने बताया ना कि सबसे सिंपल चैप्टर है, बस इसकी थ्योरी अगर आपको क्लियर है तो इसलिए तभी मैंने कहा कि आज पहले हम मास्टर चार्ट बनाएंगे इसका। देखिए सबसे पहला चैप्टर, और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि अब हमने आगे क्या क्या डिस्कशन करनी है। पहला स्टेप है कि जो भी कोई कैपिटल एसेट है उसका हमने कैलकुलेट करना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि ट्रांसफर में क्या क्या होता है। तो जब हम कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस टाइम उसके बदले में हमें क्या कंसिडरेशन मिलता है, और जो कंसिडरेशन मिलता है उसकी वैल्यू क्या है। और चाहे वो अगर मान लीजिए आपने सेल किया है तो कैश होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मान लीजिए अगर आपने कोई भी एसेट 1 लाख रुपए में बेचती तो 1 लाख रुपए मेरा क्या होगा, कंसिडरेशन। अगर मैं एक्सचेंज करता हूं तो मेरा कंसिडरेशन क्या होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, कोई भी न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आपको जो है वो कितना पैसा जो है वो मिल चुका है, और कितना पैसा जो है मिल चुका है जिसके ऊपर आपने कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना है। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। अब आपके पास चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास स्टेप नंबर 2, इसका मतलब हमारा पहला टॉपिक क्या बनेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। दूसरा है कि जब आपके पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया तो उसके लिए आपने वट एवर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, इस ट्रांसफर को, इस एसेट को ट्रांसफर करती बार आपके द्वारा कौन कौन से एक्सपेंडिचर किए गए हैं, उन एक्सपेंडिचर का को आपने उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो ये चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब इसका मतलब हमारा दूसरा टॉपिक क्या होगा, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनको कि हमने लेस करना होता है। तीसरा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आप देखेंगे अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के लिए एप्लीकेबल है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंपल सी बात होगी कि अब हमारा इस अगला टॉपिक क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि जो एसेट आपने ट्रांसफर करी उस एसेट को आपने कितने में एक्वायर किया था, तो वो भी हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अगर आप इसमें यहां देखें तो दूसरा क्या है मेरे पास, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसलिए स्टेप नंबर 3 में या तो ये होगा या ये होगा। जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वहां जहां राइट था वहां क्रॉस लग गया और जहां क्रॉस था वहां राइट लग गया। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं होगा, वहां पे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। इसका मतलब है कि आपको
जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैलकुलेट करेंगे उसकी इंडेक्सिंग आनी चाहिए। तो अगला टॉपिक हमारा छोटा सा क्या होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद कई बार आप क्या करते हैं कि एसेट को खरीद लेते हैं और बीच में इंप्रूवमेंट कर देते हैं, उसमें जैसे कमरा बना लिया, बिल्डिंग बना ली, कुछ और स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। तो अगर तो आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के केस में आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और ये क्रॉस है, और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ये तो क्रॉस है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में ही वो लेस होगी। तो या तो ये होगा या ये होगा। तो ये किसके लिए होगा, शॉर्ट टर्म। जब आपके पास ये आ जाएगा तो हम